नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में लगातार और हमेशा अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं और आप राजनीति के क्षितिज पर हैं, राजनीति के आसमान पर हैं, राजनीति के फलक पर हैं, तो भी आपको उन सब सवालों से, उन तरह के व्यवहारों से गुजरना पड़ेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस देश में एक विडंबना है कि जाति विशेष में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप राष्ट्रीय नेता हैं, और जाति विशेष में आप पैदा हुए हो, कम्युनिटी विशेष में आप पैदा हुए हैं, तो आप उस जाति के नेता हैं, रीजनल नेता हैं, और भी कई तरह के एडजेक्टिव लगाए जाते हैं। और बात जब लालू प्रसाद यादव की हो तो फिर मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि राजनीति के जब वो क्षितिज पर थे और आज भी हैं, एक जननेता के तौर पे, एक उन शोषित वंचित ऑपरेस सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, लेकिन जो सबसे खास बात थी उनकी वो थी उनके भाषण में वो दम था, वो सरोकार था, और वो तीव्रता थी, वो बिजली की गति थी जो उनके उनके लोगों से जोड़ता था। और उसी को लेकर द मार्जिनलाइज्ड पब्लिकेशन ने सदन में लालू प्रसाद उनका भाषण याद किया है और उसको उन्होंने सूचीबद्ध किया है, लिपिबद्ध किया, और उसको किताब का एक शक्ल दिया है भारत के राजनेता सीरीज में, जिसमें कई बड़ी हस्तियों के जीवन की कहानियां आ चुकी है। उसी में सदन में लालू प्रसाद, अमूमन आज तक बहुत कम लोग हैं लालू बोलते हुए मैंने सुना है, मैं तो लालू प्रसाद यादव बोलता हूँ, लेकिन इस किताब में भी मुझे लगता है कि लालू प्रसाद एक सम्मानजनक नाम तो कम से कम दिया गया है। तो मैं इस पब्लिकेशन का शुक्रिया करता हूँ इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए, इस किताब पर बात करने के लिए कि क्या है इस किताब की भूमिका और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो तमाम लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं। मेरे साथ डॉक्टर मनीषा मांगर हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पेशे से तो डॉक्टर हैं लेकिन समाज वैज्ञानिक भी हैं, और उन तमाम सामाजिक कुरीतियों, विकृतियों जिसमें जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, महिला शोषण है, के खिलाफ सड़कों पर हैं। प्रोफेसर सूरज मंडल हैं, एक लंबी रजिस्ट्री है उनकी, बड़ी विरासत है, बीपी मंडल साहब के परिवार से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और सबसे खास बात है कि लगातार सड़कों पर संघर्षरत हैं। और उसके बाद मेरे साथ संजीव चंदन हैं जो स्त्री काल के संपादक हैं, और खासकर महिला अधिकार के लिए और उन तमाम मुद्दों पर जिसको लेकर लोग बात करने से हिचकते हैं, चाहे वो एससी का मुद्दा हो, एसटी का मुद्दा हो, या माइनॉरिटी का मुद्दा हो, उस पर बात करते हैं। अरुण कुमार हैं, युवा हैं, तेज तरार हैं, और बारीक नजर रखते हैं। और अगर किताबों का संपादन की बात हो, पब्लिकेशन की बात हो, तो बहुजन समाज की हिस्सेदारी बहुत बढ़ा रहे हैं। तो ये जो किताब है सदन में लालू प्रसाद, शुरू करेंगे अरुण से ही। अरुण, कब आइडिया आया कि लालू यादव के उन भाषणों को संकलित किया जाए जिस पर सदन में दो तरह के ठहाके लगते थे, एक उनके उस भदेशपन को लेकर ठहाके लगते थे, और दूसरा उस मर्म को लेकर जिसको शायद संसद में जाने वाले बहुत कम लोग समझते थे, लेकिन भगवतिया देवी जैसे रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने सदन में पहुंचा और उन पर ठहाके लगते थे। क्या उन ठहाकों का विश्लेषण है सिर्फ, या उसका मर्म भी है? नमस्कार सभी तो नेशनल दस्तक के दर्शकों को। और शंभू भाई, बहुत अच्छा सवाल जो है आपने किया। मैं बताना चाहूंगा कि भारत के राजनेता सीरीज जो है लगभग 2 वर्ष पहले हम लोगों ने शुरू की थी, संजीव चंदन जी और उस समय प्रमोद रंजन जी भी जो है हमारे साथ इस सीरीज में जुड़े। तो जब पहली किताब जो है हमारी अली अनवर साहब के ऊपर आई, भारत के राजनेता सीरीज की पहली किताब, तो उस किताब का विमोचन समारोह जो है पटना के अंदर जो है रखा गया। तो पटना के अंदर जब हमने कार्यक्रम किया था, तो उस कार्यक्रम के दौरान ही जो है, हालांकि उससे पहले भी लालू जी जो है मस्तिष्क में थे और लालू जी के ऊपर जो है कार्य करना था, लेकिन उस दौरान जो है बातचीत हुई कि लालू जी के ऊपर भी जो है अतिशीघ्र जो है भारत के राजनेता सीरीज की किताब जो है हम लेकर के आए। और फिर काफी लोगों ने मिलकर के, द मार्जिनलाइज की टीम ने मिलकर के इसके ऊपर काफी मेहनत की, और आज जो है ये किताब के शक्ल के अंदर जो है हम सभी के साथ। तो ये जो पहली जो सीरीज थी आपकी, पॉलिटिकल सीरीज थी, उसमें लालू यादव के भाषणों का संकलन है इसमें, और जी पब्लिकेशन मनीषा मैम, हाँ। आपने संसद की कार्य, संसद के भाषणों का चूंकि सीरीज है, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उसी जिला से हूँ, पड़ोस से हूँ, मैंने उनके बहुत सारे मंचों के भाषण सुने हैं, संसद के भाषण सुने हैं। कैसे देखती हैं आप वो जो एक जो
जो एक तो जिस राज्य से आप आते हैं उनका टच था ही, वो जिस तरह से लोगों से कनेक्ट करते थे, बात करते थे, उस पर जो जैसे आप जिस कैटेगरी में आती हैं और आपने जहां तक मुकाम हासिल किया, आप डॉक्टर हैं, पेशेवर डॉक्टर हैं, आपने एमबीबीएस किया है, एमडी होंगे, आप बड़े डॉक्टर हैं, आप एलीट क्लास, मेरे लिए आप एलीट क्लास है, रिप्रेजेंट करती हैं, जिसको मैं इकोनॉमिकली एलीट क्लास कहता हूँ। वो इकोनॉमिकली एलीट क्लास जाति की वजह से उन्हें बहुत दूसरे तरीके से देखता था। तो वो क्या मानसिकता होती होगी, क्योंकि वहां जो पढ़ा लिखा लोग था वो उनको दूसरे तरीके से देखता था। बहुजन समाज का पढ़ा लिखा, जैसे मनीषा, डॉक्टर मनीषा बांगर है, वो कैसे देखती थी लालू यादव को? मेरा फर्स्ट जो एक्सपीरियंस है उनके साथ, मेरे ख्याल से सभी लोग जो उनको जानते थे, मीडिया, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में मेरी मोस्ट ऑफ द पढ़ाई हुई है और उसके बाद में फिर दिल्ली और चंडीगढ़ में, तो जहां पर भी माहौल जो बनाया जाता था वो मोस्टली सभी यंगस्टर्स के लिए, मेरे पूरा जो युवा अवस्था का ये समय चल रहा है, जब से कॉलेज में थे तब से लेकर आज तक, तो जो माहौल और जो एक नैरेटिव और एक डिस्कोर्स बनाया जाता था, एक उनकी इमेज गाड़ी जाती थी मीडिया के जरिए, वही सबके सामने आती थी। और मजे की बात ये कि वह इमेज क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मतलब हर पहलू में उनके पर्सनल लाइफ में उनकी इमेज गाड़ी गई, एक उनको रस्टिक और गांव का और बहुत भद्दा टाइप का बताने की कोशिश की गई। और वहीं पर हम उनके ही अपोज में, यहाँ तक कि सुचिता डे जो एक सोशलाइट है दिल्ली की, उन्होंने किताब लिखी तो उनके इसमें उन्होंने किया कि 9 बच्चे हैं वगैरह वगैरह, ये उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। आप मानेंगे उस वक्त ये समय था जहां पर कि बच्चे कम होना चाहिए वगैरह वगैरह का माहौल था, तो उस तरह से उनको इंकित किया गया। हालांकि जब सुचिता डे का खुद का ही देखा गया तो उनके 7 बच्चे थे, और चाहे वो एक मैरिज से हुए हो या 2 मैरिज से हुए हो, लेकिन 7 बच्चे थे उनके, तो वो बात हाईलाइट नहीं हुई। और इतने सारे मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक पढ़ी लिखी युवा, पढ़ा लिखा युवा इसको कैसे परसीव करता था। जब आप उनके इंटेग्रिटी की बात आती थी, तब उनका चारा घोटाला और चारा ये और उसके संबंध में जितना शब्दावली गढ़ी गई, जितने लांछनास्पद शब्द बनाए गए, यह सब सबके सामने आता रहा। महाराष्ट्र क्या, तमिलनाडु से लेके, पंजाब से लेके तो तमिलनाडु, और गुजरात से तो लेके यहाँ पर, मतलब एक अगर लालू प्रसाद जी लालू प्रसाद यादव ना होते और तो उनको वह एक राजनेता के रूप में नहीं, लेकिन एक बॉर्डर और फेंस पे रखा गया, जहां की कोई हम किसी क्रिमिनल को देख रहे हैं, किसी क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, इस तरह का। और इतना ही नहीं तो देश की हर चीज के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो लालू प्रसाद यादव है। देश की हर चीज के लिए कोई जिम्मेवार है तो बिहार का प्रदेश है, और बिहार में अगर कुछ है तो फिर लालू का राज है। तो इस तरह का एक मनगढ़ंत एक माहौल बनाया गया और बरकरार रखाया गया। और ये तो मैं आपको मोटा मोटी बता रही हूँ, जब आप उसके महीन इसमें जाते हैं, लेयर्स में जाते हैं, तब और भी घिनौना होता चला जाता है वह सब कुछ। करप्शन, राजनीतिक से लेकर तो सामाजिक, और यहाँ तक जहां तक उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पेशकश की गई, तो उनको दिखाया गया एक प्रोग्रेसिव तरीके से, प्रोग्रेसिव माहौल जक्स्टापोजिशन में, कि वो छठ की पूजा करते हैं, वो हिंदुत्ववादी नहीं, ब्राह्मणी संस्कारों को पालन करते हैं। तो जो प्रोग्रेसिव क्लास है उनको इस तरह से दिखाया गया, और बाकी जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और अनएजुकेटेड लोग हैं, उनको यह बताने की कोशिश की कि अगर इस देश में कुछ गैर मतलब नॉट प्रॉपरली जो कुछ चल रहा है वो मिस्टर लालू प्रसाद यादव की वजह से है। मुझे एक वाकया याद, इसके लिए 2 चीजें जिम्मेवार रही। उसके लिए मैं मानती हूँ कि यहाँ का मीडिया बहुत जिम्मेवार रहा, क्योंकि मीडिया में जो प्रतिनिधित्व था और अभी भी है वो ब्राह्मण, सवर्ण और बिहार के उच्च वर्णीय भूमिहार ब्राह्मण लोगों का रहा है। और यह जब वहां पर हम लोग उनको ओवरऑल सवर्ण समाज कहते हैं।
जी। ना ना ना, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर कोई डोमिनेंट कास्ट है, अगर आपको मराठा नाम लेने से परहेज नहीं होता, अगर भूमिहारों को पटेल नाम लेने से परहेज नहीं होता, गुजर नाम लेने से परहेज नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि जब किसी एक विशिष्ट जाति का और वर्ण का कर्ण के अंदर अगर समावेश है तो कोई गैर नहीं, क्योंकि मैं एक उसका कारण बताती हूँ। तो वह जब बाहर आए और मीडिया में उन्हीं का प्रस्तावित थे, और खासकर हिंदी मीडिया में वह लोग थे, चाहे दिल्ली हो या रीजनल बिहार के प्रदेश हो, इन लोगों ने उनका अंकन अपने जातिवाद परिप्रेक्ष्य में किया, जो उनको लोकली वहां पर नजर आता था। और वो उनको जो चाहते थे कि जो उनको चैलेंज राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से और एक इंटीग्रिटी के तरीके से लालू प्रसाद यादव ने पोज किया था, वहां के जमीन से जुड़ने के लिए। भूमिहार और अपर कास्ट और ब्राह्मण लोग जमीन से किस तरह से जुड़े थे? दम के जरिए जुड़े थे, गन के जरिए जुड़े थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव अपनी बोली के जरिए जुड़े थे और अपने कामों के जरिए जुड़े थे। लालू प्रसाद यादव के बारे में हमने सुना है, और हमने जब मेरे बामसेप के जरिए मेरे वहां पर टूर लगे हैं, तो गांव के लोगों ने, और सीमा प्रसाद जो कि एक लालू प्रसाद यादव आरजेडी के एक जस्ट चुनिंदा लोगों की न्यूली इंडक्टेड मेंबर थे, उनकी मिसेज है, तो उन्होंने बताया कि वहां पर जब लालू प्रसाद यादव जी अपनी मीटिंग लगाते हैं मॉर्निंग में, जन मीटिंग लगाते थे, तो लिटरली लोगों को वो बताते, चलो इसको फलाने फलाने को फोन करो, वो लोगों को नाम से याद रखते थे। आप अपन यकीन माने कि अगर गांव में हम बैठे हुए हैं, कोई गांव का व्यक्ति है और गांव का लक्ष्मण यादव को अगर फोन जाता है, या गांव के संतोष पासवान को फोन जाता है कि संतोष कैसे हो, एक नेता आपको इस तरह से नाम से याद रख कर रहा है। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई मसला आया है जिसके लिए वो पेश हुआ था आपके इसमें मीटिंग में, तो आप फिर से एक हफ्ते के बाद उनको फोन करके पूछते हो। इस तरह से जुड़ के उन्होंने, जहां से वो थे वहां की भाषा से वो पारंगत थे और जानते थे भाषा, बोली और एक बार फिर से संवेदना। मैं मैम आपके पास। सूरज मंडल जी, मैम ने जो कहा मैं उसी को थोड़ा जानना चाहता हूँ। आप भी चूंकि यादव हैं, भले आपको लोग ना जाने, आप बीपी मंडल के लिए जिसी आपके साथ, लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो क्या वो राष्ट्रीय नेता होते? जैसे बात नहीं तो अभी उन्होंने, मीडिया ने उनको यादवों का नेता बना दिया। आप म्यूट हैं। हाँ बताइए सूरज जी, आप अनम्यूट हैं, म्यूट कीजिए। हाँ हाँ जी। सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ जो मार्जिनलाइज्ड पब्लिशर्स हैं, क्योंकि वाकई में उनकी पहली किताब जो आई थी, और अली अनवर साहब का जो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम हुआ था और जिस शानदार तरीके से हुआ था, उसमें मैं भी शामिल था। और वाकई में मुसलमानों में वो पसमानदा है, उनकी किताब को सबसे पहले ये लेके आए। तो वाकई में जो जिस भाव के साथ ये जुड़े हैं अपने कार्य में, उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और जो लालू प्रसाद जी कितने खौफ में लोगों को रखे हुए हैं, आज वो जेल में है कई दिनों से, कई महीनों सालों से। नहीं, मेरा सवाल था लालू प्रसाद यादव नहीं होते। जी जी, मैं उस पे आ रहा हूँ। थोड़ा सा मैं भूमिका, शंभू भाई थोड़ा भूमिका दे दूं, क्योंकि लालू जी के प्रति बहुत उद्गार है। जब भी उनको मैं कई तरह से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो ये मैं सिर्फ ये बतला रहा हूँ कि एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक बयान दिया कि लालू जी ने क्यों नहीं अस्पताल बनाया। ये 15 साल, किस साल मुख्यमंत्री आखिरी में थे, तो उसका मैं समझता हूँ 1 दशक से अधिक बीत गया, लेकिन उस खौफ में है, उस नाम को ये एज ए थ्रेट टू मेनी अदर्स वो प्रेजेंट कर रहे हैं। अब लालू जी, लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो मैं उस समय कॉलेज में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आज पढ़ा रहा हूँ, पहले पढ़ता था वहाँ, और मैं भी एक चुनाव जीता था अपने कॉलेज में। तो जब जैसे कॉलेज में चुनाव जीता, तो जो कार्टून मैं प्रेसिडेंट के तौर पे जीता, तो जब वो कार्टून मेरे विपक्षियों ने लगाया तो मुझे दिखाया कि मैं गाय दू रहा हूँ। अब मैं वैसे वैसे लोगों को अपने यहाँ नौकर चाकर रखता हूँ, अलग बात है, लेकिन वो लोग मुझे प्रताड़ित करने के लिए, मेरे जाति को
सभी कॉलेज के, और दिल्ली में उस समय और आज भी कई लोग उतने, जो बिहार में माहौल है उससे थोड़ा अलग था दिल्ली विश्वविद्यालय का माहौल। और मेरे एक मित्र हैं जिनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, और जब भी मैं मिलने जाता था तो मैं लालू प्रसाद जी का उस समय कोई बड़ा समर्थक नहीं था, लेकिन वो बार बार मुझे कहते थे कि अब लालू जी तो गए, तो अब मुझसे रहा नहीं गया। एक ड्राइंग रूम में मैं बैठा हुआ था, बगल वाले ड्राइंग रूम में उनके पिताजी उस समय केंद्रीय मंत्री थे, वो बैठे हुए थे और हम लोग साथ पढ़ते थे क्रोडीमल कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आज वो सिविल सर्विसेज में है। तो मैंने उनको कहा कि अब आपके पिताजी किसी जन्म में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, वहां पर अब जो भी बनेंगे पिछड़े और दलित ही बनेंगे। और मैं आपको अपने इलाके का बताता हूँ, हमारे जाति में दलितों में मुसहर जाति बहुत अधिक है, और वो जब आए थे बाहर तो वो एक टैंक में पानी लेके बच्चों को नहला उनका साबुन खुद लगा रहे थे उस पर्टिकुलर गांव में जाके जहां वो अधिक रहते थे। तो उनको जो आज बहुत बड़ा हाइप क्रिएट है स्वच्छ भारत वगैरह, वो हाथ से कर रहे थे, वो अपने एक्शन से कर रहे हैं। तो लालू जी, अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते, लालू प्रसाद सिंह होते या ऐसे होते, तो हो सकता है उनकी जो छवि होती बिल्कुल उलट होती, और एक तरह से उनमें एक छाप महात्मा गांधी का दे दिया जाता या जयप्रकाश नारायण का दे दिया जाता। और जो जिस तरह वो राजनीति कर रहे थे, जिस तरह से आज वो प्रताड़ित होकर जेल में हैं, जेल की जगह उनको बेल तो निश्चित मिलती, और बेल ही नहीं मिलता, उनको सम्मान मिलता, क्योंकि जो जिस आरोप में वो है उस आरोप को उजागर करने में भी उनकी भूमिका रही है। तो बिल्कुल उलट हो जाता सारा जो माहौल। तो लोगों ने सब लोगों ने अच्छा बोला है। संजीव सोच रहे हो कि मैं विषय से भटक गया हूँ। संजीव, आपने ये बड़ी कोशिश की है, एक चैलेंजिंग काम था, आर्थिक लिहाज से भी है, सामाजिक लिहाज से भी ये नुकसान है। क्या लगता है टीवी के जरिए और खासकर टीवी अखबार के जरिए जो गढ़ा गया उनके बारे में कि एक भदेशपन है, अनसिविलाइज्ड हैं, राजनीति नहीं आती है, गवार है, इस तरह के भाषाएं, और न जाने कितने लोग की रोजी रोटी चली है और उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। आजकल तो पोस्ट लिख दीजिए तो गिरफ्तारी हो जाती है। बड़ा दिल था उनका। ये किताब, ये जो उनका भाषण है संसद में, संकलन, संसदीय भाषण का संकलन जो है, क्या उनकी छवि को बदल पाएगा? और क्या SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन समाज है, जो उनका कोर वोटर रहा है, या राजनीति में कैसे देखेंगे लोग जो उनके ठहाके थे, चाहे रेल मिनिस्टर के तौर पर उनका भाषण है जिसमें अंग्रेजी की पूट होती है, हम सब उसी तरह से लहजे में अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक, एक भारत का सो कॉल्ड एलीट क्लास जब यूरोप जाता है तो उसको वहां के लोग कहते हैं कि यू आर एशियन ड्यू टू डिक्शन, आपके प्रोनाउंसिएशन की वजह से वो आपको एशियन कहते हैं। ठीक उसी तरह से बिहार का एक आदमी जब संसद में बोलता है तो उसको कहते हैं बिहारी। लालू जी के साथ ये बहुत बार हुआ, हमेशा हुआ, खासकर संसद में हुआ, सबसे ज्यादा ठहाके लगते थे, उसमें तंज भी था। कैसे उनकी छवि बदल पाएगी और जो युवा उनको पढ़ेंगे इस किताब को, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कहने, क्यों लगा कि ये उनके भाषणों का संकलन आना चाहिए? सिर्फ राजनीति के लिए, या उनके बारे में और कुछ बताना चाह रहे हैं आप जो आप नहीं देख पा रहे हैं? शंभू जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने नेशनल दस्तक पर इस किताब से को सेंटर करके और खासकर लालू जी की छवि को लेकर एक बातचीत रखी। मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि ये किताब है लालू प्रसाद, सदन में लालू प्रसाद, ये भारत के राजनेता सीरीज की जो पूरी योजना बनी थी, वह योजना ही इसलिए थी कि जो जनता में आम तौर पे, और इन दिनों खासकर ये हुआ है कि राजनेताओं के प्रति जो नकारात्मक भाव है उसको उन्हें समझाया जाए कि राजनीति की क्या जरूरत होती है और राजनेता उनके लिए क्या करते हैं, खासकर सदन में उनकी क्या भूमिका होती है। और जब आप देखेंगे कि लालू प्रसाद का खुद का ये, इसमें चारों सदन, बिहार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के भाषण संकलित, लालू प्रसाद को एक सेकंड के लिए, मैं थोड़ी देर के लिए अलग करके एक और छवि की बात कर रहा हूँ, भागवती देवी। भागवती देवी, हाँ, उनको भगवतिया देवी लोगों ने कहना शुरू। भागवती देवी मूलतः ऑफिशियल नाम था उनका, और वो बोध गया की रहने वाली थी, मुसहर जाति की, लिटरल पत्थर काटने वाली महिला। हम सब के मस्तिष्क में था, वो 77 में विधायक बन के आती,
और उसके बाद वो लालू जी उनको सांसद बनाकर लेकर आते। विधानसभा में भागवती देवी ने बजट पे भाषण जो दिया, मैंने जब लालू प्रसाद का भाषण जब खोज रहा था मैं, तो उस वक्त भागवती देवी का भाषण आया। तो जो बनाई हुई छवि भगवतिया देवी, पत्थर काटने वाली महिला जो बनाई हुई छवि है, उससे अलग वो भाषण दिखता है। बजट पर भाषण आप समझ सकते हैं, आर्थिक मसलों को समझना और उस पर एक बड़ा भाषण देना एक बड़ी बात होती है, और पार्टी ने उनको आगे किया था। ये लालू प्रसाद है, उन लालू प्रसाद ने उन्होंने तय किया कि भागवती देवी बोलेंगे। इस पूरे भाषण से जो एक छवि बनती है जनता के मस्तिष्क में, जो 90 के दौर में जब वो लालू प्रसाद आते हैं, वो एक ऐसा अभागा राजनेता है जो दूसरों की जो समय की नकारात्मकता थी सवर्णों के नजर, जो कि सकारात्मक पहल थी, लेकिन सवर्णों ने उसको नकारात्मक फॉर्म में लिया, उसका रिजल्ट लालू प्रसाद की छवि के साथ जोड़ दिया गया। मैं कह रहा हूँ मंडल की बात। मंडल एक ऐसा आंदोलन था, मंडल एक ऐसा प्रयोग था जिसने समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाया, लेकिन सवर्णों ने उसको नकारात्मक फॉर्म में लिया। और जब पिछड़ों से, दलितों से सवर्णों का मानस नाराज था, उसी वक्त लालू प्रसाद वहां मुख्यमंत्री बनते। यह वह दौर है, उनके बारे में उनके पूरे कार्यकाल के बारे में एक आरोप यह भी है कि वे उनके दौर में काफी नरसंहार हुए। मैं बताऊं शंभू कि उनके आने के पहले 34 नरसंहार बिहार में हो चुके थे, और उसके बाद जब लालू जी आते हैं तो लालू जी के समय तक नरसंहारों के कारण अलग, लेकिन लालू जी की छवि उससे जोड़ी गई। इसमें जो भाषण आपने लिया है, वो कौन से भाषण आपको ज्यादा लगते हैं जो शायद उनकी छवि को बदल पाए? उस पर ही आता हूँ। तो ये जो छवि निर्माण है, उस छवि निर्माण को ये सारे भाषण अपने तरीके से तोड़ते हैं। लालू प्रसाद एक बेहतरीन प्रशासक, एक बेहतरीन राजनेता, जनता के नेता के रूप में सामने आते हैं। एक ऐसा राजनेता जिसने जनता और जनप्रतिनिधियों को राजनीति में और समाज में आगे रखने की कोशिश की, अपने भाषणों में, अपने प्रैक्टिस में। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को हावी नहीं होने दिया। ये इन भाषणों से दिखेगा। ये भाषण मैं इसके खंड बता दूं, इसमें 7 खंड हैं संभव। सांप्रदायिक जहर का सियासी कारोबार एक खंड है। पिछड़ेपन के समानांतर विशेष दर्जे की मांग, ये बिहार पर केंद्रित उनके भाषण है। जड़ती के खिलाफ न्याय की जंग, सामाजिक न्याय। विपक्ष के सरोकार और जनता के सवाल, ये खंड है। सत्ता बनाम तंत्र की रस्सी, घाटे की रेल मुनाफे की पटरी पर, जन लोकपाल का नेपथ्य। एक ऐसा व्यक्ति जो इतना बढ़िया कम्युनिकेटर था, जो ऐसी जनता जो मूक थी, जो बोलती नहीं थी, उसका आवाज बनता है और उसे आवाज देता है। उस व्यक्ति की छवि ये बन जाती है कि वह मजाहिया किस्म से बातें करता है, मजाक के अंदाज में बात करता है, इतनी सीरियस बातें की हैं उन्होंने, आज भी इतनी प्रासंगिक बातें हैं, जनता से सीधे कम्युनिकेट करते हैं। देखिए, आपने टीवी अखबार में हमेशा लालू यादव की आलोचना सुनी होगी, मजाक सुना होगा, उन पर मिमिक्री बनाए गए, कार्टून बनाए गए। आप पहली बार जो बातें सुन रहे हैं, वो सब लोग, डॉक्टर मनीषा बांगर हैं, डॉक्टर सूरज मंडल प्रोफेसर हैं, अरुण को गहरी समझ है। इस देश में कहानियां गढ़ी गई है, फलाना को 18 भाषा, ढिमकाना को 20 भाषा, फलाना सब्जेक्ट में पीएचडी, वो सब कहानियां मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि कौन कैसे मैट्रिक पास होता है, इंटर पास होता है। पटना यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, उसको कहा जाता है कि तुम हो कौन, वो जाके वहां से पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव जीतता है। इतना बढ़िया कम्युनिकेटर। मैं एक उदाहरण आपके लिए और नेशनल दस्तक के दोस्तों के लिए बता दूं, उन लोगों के लिए जो आजकल सर्टिफिकेट ढूंढे जा रहे हैं कि वो LLB भी थे और पटना कॉलेज से ग्रेजुएट थे। बिहार के हर एक छात्र की मंशा होती है या आकांक्षा होती है, और उनको इसके अलावा मैं इसमें भाषा की जब बात चल रही है ना शंभू, तो मैं बताना चाहूँ कि हमने वो भी देखा है दौर कि कितने सारे सवर्ण ब्राह्मण वर्ग के, उच्च द्विज वर्ग के लोग, उनको आज तक इंग्लिश बोलना नहीं आता और ना बोल सकते हैं। और अगर उनको इंग्लिश नहीं बोलने आता
तो वह भी उनका पॉजिटिव पॉइंट करके बताया जाता है कि वो अपनी मातृभाषा से कितने जुड़े हुए हैं, कितना प्यार करते हैं और कितना ज्यादा उससे ये है, और उसके वजह से उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, उसके वजह से इकोनॉमिक तरीके से वो अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, और अंग्रेजी को लेकर और भाषा को लेकर लालू जी का जितना प्रताड़न किया गया मीडिया के जरिए सवर्ण द्विज वर्ग के पत्रकारों ने, वही आज मिस्टर मोदी और अन्य बीजेपी के जितने मतलब अनपढ़ गंवार और टोटली अनएजुकेटेड जो पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स है, एमएलए, तो पूरे मैं उनको गंवार वर्ड इज नॉट करेक्ट, लेकिन हाँ अगर उनकी तुलना की जाए तो बिल्कुल जाहिल से लोग हैं। वो लोगों के बारे में अगर आप बात भी करो तो उन लोगों को परेशानी होती है और वो कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आता है। जहाँ तक कोट करना चाह रहे हैं मैम, उनका एक कोई भाषण कोट करना चाह रहे, फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे किस भाषण को, किस भाषण को जी, हाँ किस भाषण को, हाँ बोलिए। मैं दो कोट कर रहा हूँ, एक तो और दोनों का रेलिवेंस है 5 अगस्त को जो होने वाला है इस देश में अयोध्या में, उसको उससे इसका रेलिवेंस है और इसकी प्रासंगिक। अब देखिए जनता से संवाद वो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि हमारा जो एक जिससे हम संवाद बना रहे हैं उसका धार्मिक उसकी धार्मिक मान्यताओं को वो इंडोर्स भले ही नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके धार्मिक मान्यताओं का आदर करते हैं और उन्हीं मान्यताओं के बीच से उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये इनका राज्यसभा का 2002 का भाषण है। विगत 14 मार्च को खरमास उतर गया। हिंदुइज्म के अनुसार खरमास में एक भी शुभ काम हम नहीं करते। ब्याह शादी लेन देन दुकान मकान कोई शुभ काम नहीं करते। 11 मार्च के बाद 11 अप्रैल को खरमास उतरना था, 14 को हल्ला मचाया। अयोध्या में क्या करने के लिए? पत्थर दान करने के लिए, शिला दान करने के लिए। मैं जानना चाहता हूं आडवाणी जी से कि आप किस हिंदुत्व की बात करते हो? हमारे धर्म में कहाँ लिखा हुआ है कि किसी देवी देवता के लिए पत्थर दान दिया जाता है, सोना दान होता है, अशर्फी दान होती है, पान मिठाई चीनी कसेली सब कुछ दान होता है? हमने नहीं सुना, पत्थर दान होता है। लेकिन खरमास में पत्थर दान दिया भगवान। आप लोग सोचते हैं ये लोग अलग हैं? बीएचपी और इन सब के पेट एक जैसे हैं। ये जनता से सीधा संवाद है। और आप देख रही होंगी कि अभी भी जब ये राम का जो प्रसंग है, पता नहीं इनको ये हिंदू रीति से सोचें तो हिंदू रीति के जो अशुभ दिन हैं उन्हीं दिनों में ये देश में जो इनका शुभ है और हमारे लिए तो अशुभ है, वो इस तरह की चीजें करते हैं। एक कोट मैं और ले रहा हूं। आडवाणी जी के कुल खानदान से न जाने मुस्लिमों की कौन कौन सी लड़ाई है। कितना चेतस राजनेता बोल रहा है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वह मुझे बता दें कि हमारे धर्म की, मजहब की अमुक कुल में अमुक समय में हिंदू देवी देवताओं ने इस्लाम के जो पैगंबर हैं उनसे कोई लड़ाई लड़ी या उनका झगड़ा झंझट? बिल्कुल कोई झगड़ा झंझट नहीं। वो पूरा धाराशाही कर देते हैं, उन्हीं की बात को कोट करके उनकी बात। और ये देखेंगे, हाँ, और ये जो संजीव जी और तमाम जो हमारे गेस्ट हैं और महानुभव लोग हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही तीक्ष्ण लॉजिक एंड मैथमेटिक्स का एनालिसिस है। मतलब उन्हीं लोगों को, उन्हीं की बात को लेकर उन्हीं का खंडन करना, दिस शोज हिज एक्यूमेन, एब्सोल्यूट एक्यूमेन, पहली बात। और दूसरी बात, भाषण की जहां पर बात चल रही है, तो जो मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी को रोकने के पहले जो उन्होंने भाषण दिया था और इस देश में नरसंहार और खासकर बिहार में रोका था, तो उस भाषण को मैं अब्राहम लिंकन ने, जो भाषण उनका गेटिसबर्ग का सबसे महत्वपूर्ण पूरे आज इतिहास में माना जाता है, मैं लालू प्रसाद यादव जी के भाषण को उसका दर्जा देती हूँ। मैं मार्टिन लूथर किंग के भाषण जो फ्रीडम का भाषण है, उसका दर्जा उस भाषण को जाता है लालू प्रसाद यादव जी का भाषण, उनके विधान परिषद के। बिल्कुल। और यह पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने एक देश को और अपने पूरे प्रदेश को एक बहुत ही सुनियोजित और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड नरसंहारी माफिया से बचाया था।
अरुण, किस तरह के खतरे हैं जब आप एक इस तरह के नेता का चयन करते हैं किसी किताब के लिए, तो इसका किस तरह का सामाजिक खतरा है, किस तरह का आर्थिक खतरा है, जिस नेता को जो 3 बार चीफ मिनिस्टर बना हो, जिसकी जो केंद्रीय मंत्री बना हो, जिसने एक पार्टी चलाई हो राष्ट्रीय स्तर की, और उस पर जब जाति विशेष का ठप्पा लगता है, एक डर तो होगा कि ये जाति विशेष की किताब घोषित कर दी जाए। जी बिल्कुल, मैं इससे पहले शंभू भाई मैं एक बात भाषा के ऊपर कहना चाहूंगा। अभी भाषा और भाषण की जो बात हुई इसी पे मैं बोलना चाह रहा था कि देखिए भाषा जो है वो विचारों की संवाहक होती है। आप कहीं भी जाएं, आप हिंदी, अंग्रेजी, बिहारी, मैथिली, मगही, किसी भी भाषा में भाषा जो है वो विचारों को लेकर के चलती है। आप किसी भी भाषा में आप अपने विचारों को जो है कहीं पर भी रख सकते हैं। लालू जी चाहते तो बहुत अच्छे से हिंदी या इंग्लिश में भी अपनी बात रख सकते थे, लेकिन उन्होंने उसकी जगह अपनी जो जो और मूल की जो भाषा थी उसको महत्व दिया। वो आम आदमी के आम आदमी के रिप्रेजेंटेटिव थे और आम आदमी की भाषा को ही वो न केवल विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा तक लेके गए, अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जो है वो अपनी भाषा के माध्यम से पहुंचे हैं। और ये लोक से उनका जो जुड़ाव है, मीडिया ने अगर उनका समर्थन नहीं किया तो उसका एक बड़ा कारण मैं ये मानता हूं कि लोक से इस जुड़ाव को कहीं ना कहीं मीडिया समझता था, इसीलिए उन्होंने उनकी भाषा के ऊपर जो है टिप्पणियां प्रहार किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रहार जो है ये सुनिए सूरज सर जो उन्होंने 3-4 बड़े बैरियर तोड़े, उन्होंने जाति का बैरियर तोड़ा, उन्होंने मेरिट का बैरियर तोड़ा जानबूझकर, जबकि वो मेरिट वाले थे, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ना मेरिट की बात होती, लेकिन उन्होंने ये कोशिश की हम सब लोग जाति प्रमाण पत्र इसलिए बनवा पाए क्योंकि लालू यादव का दौर था, नहीं तो हमें मार के भगा दिया जाता था। हम कॉलेज पहुंच पाए इसलिए क्योंकि उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला। वो तमाम काम जिसका सामाजिक विश्लेषण होना चाहिए, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए, रेलवे में किराया न बढ़ाना, वो तमाम ऐतिहासिक काम है उनके, चाहे चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट हो जिसको लेकर मजाक उड़ाया गया, रेल का किराया न बनाना जिसके लिए ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई हुई उसको मजाक उड़ाया गया, लालू यादव पर जो जातिवादी लोगों ने मजाक उड़ाया, जिनके हाथ में मीडिया था, अखबार था, जो बाबा साहब के भी नहीं हुए, जो देश के सबसे आज भी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, क्या लगता है बहुजन समाज के लोगों को अब उन लोगों की आलोचनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए? जो डॉक्टर अंबेडकर का नहीं हुआ, जो इस देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शख्सियत है, आज भी लालू यादव का नहीं हुआ, वो लगता है कि हम बहुजन समाज के लोगों को उनकी परवाह छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। और शंभू जी मैं एक ऐड करूंगा, जो कम्युनिकेटर के तौर पर अभी संजीव चंदन जी ने कहा, मतलब वो भोजपुरी बोलते हैं, मैं मैथिल भाषी हूँ, लेकिन उनका एक मेरे सामने वो एक नेता है पूर्व सांसद, उनको वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि आप किसी मतलब आप लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, तो उन्होंने बड़ी सहज भाव से कहा कि रउआ करोटन बा, न रउआ में सुगंध बा न फूल बा, लेकिन खाली देखे में सुंदर, देखने में थोड़ा स्मार्ट बन के जाते थे उनके पास बड़ी सेंटिमेंट लगा के। तो एक ही लाइन में बात कह दिए। और जो दूसरी बात आपने कही आज बहुत ही प्रासंगिक है, आज रेल को बेचा जा रहा, अपने 5 साल में उन्होंने रेल भाड़ा नहीं बढ़ने दिया, और इस बात के लिए उनको शाबाशी देने के बजाय और जिस तरह से बाहर विदेशों में विश्वविद्यालयों में उनका इस्तकबाल किया गया, वो अपने जो बजटीय भाषण उस पर दे रहे थे, उस समय उनका विरोध उन भाषणों के कारण नहीं, अन्य कारणों से लोग ढूंढ रहे थे। लेकिन बाद में जो विपक्ष के लोग थे वो भी उनको एक तरह से साधुवाद दे रहे थे कि आप अपने कार्यकाल में रेल के भाड़े को नहीं भरने दिया। आज हम देख रहे हैं कि रेल ही बिक रहा है। तो ये बड़ा एक, और ये कोई और नेता का, अगर ये लालू प्रसाद जी आज रेल बेच रहे होते तो क्या हाल होता? उनकी कोई भी भाषण आज संजीव चंदन जी और ये प्रकाशक जाके बेच देते किताब, लोग किताब पर स्याही फेंक देते, लोग इतना बड़ा मीडिया उसको एक विलन बना देता। तो ये एक चलता है। देखिए जो भी व्यक्ति समाज से, वो इसलिए चल पाए। आज मैं एक उदाहरण देता हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को एक तरह से मीडिया में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे बार बार पेश किया जा रहा है जो कि बहुत कनेक्टिव नहीं है, बहुत अधिक ठीक ढंग से नहीं, उनको नाम दे दिया गया है पप्पू वगैरह। ऐसा ही प्रयोग लालू प्रसाद जी के लिए पहले किया गया, लेकिन लालू प्रसाद जी अपने बलबूते पर उस प्रयोग को काटते हुए अभिमन्यु के तरह आगे बढ़ गए। और जो भाषण
का जो किताब ये मार्जिनलाइज्ड पब्लिशर्स निकाल रहे हैं, मैं समझता हूँ उस छवि को और बेहतर बनाएगी कि हमारे नेता सिर्फ लोगों से कनेक्ट नहीं करते हैं, उनकी जो बातें सदन में होती हैं वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के हित में होती है। संजीव मजबूती से रखें। संजीव, इस किताब से युवाओं को, जो राजनीति शास्त्र के छात्र हों या सामाजिक आंदोलन में हो या जिनको पॉलिटिकल एम्बिशियस लोग हो, क्या मिलेगा उन भाषणों से, लालू यादव के भाषणों? मैं पिछली बातचीत में थोड़ा ऐड कर देता हूं कि उनकी छवि को डेलिबरेटली, अब जो शब्द, जो मुहावरे उन्होंने कहे नहीं, वो सारे मुहावरे उन पर मीडिया ने डाले। जैसे भूरा बाल साफ करो, लालू प्रसाद ने कभी भी किसी भी सार्वजनिक भाषण में ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन जो मीडिया उनसे एंटेगनिस्टिक फॉर्म में बिहेव कर रहा था, और वो उसके कई कारण मैंने बताया, ही मंडल और सब शुरुआत हुआ था और वो मुख्यमंत्री बने, तो उनके मुंह में ये बात डाली गई, भूरा बाल साफ करो, ऐसी कई चीजें। जबकि लालू प्रसाद ने बिहार में काया पलट किया है, 5 विश्वविद्यालयों की स्थापना की है, अब उनके कामों को 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। जो बीपीएससी ने जो शिक्षकों की नियुक्ति की, आज वो बिहार में शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। बीपीएससी ने 2 बार जो महाविद्यालयों में 1995 में और 2002 में जो नियुक्तियां की हैं या 2004 में, वो आज भी महाविद्यालयों की रीढ़ बने। तो ये सब काम है लालू प्रसाद के, जिन कामों को मीडिया ने कभी भी तवज्जो, और ये काम वैसे काम है जो अगली पीढ़ी के लिए दिए गए, जनता को जो इमीडिएट आवाज दो उन्होंने दी। नरसंहारों में जहां वो पहुंचते हैं, जहां दबे कुचले लोग मारे जाते हैं, कई सारे उदाहरण आजाद भारत में लालू यादव पहले चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय खोला है। एक कार्यकाल में 5 साल में दूसरे नंबर पर मायावती आती है। चलिए, मैं इस बात को कभी और बढ़ाएंगे, उदाहरणों से भरूंगा नहीं इस पूरी बातचीत को, लोग पढ़ेंगे इसमें। लेकिन ये सारी चीजें जो लालू प्रसाद ने की, लालू प्रसाद का जो अपना स्किल था जनता से कम्युनिकेट करने का, वो इन सब को मीडिया ने अलग करके और उनकी विचित्र ही छवि एक गढ़ दी है। और आजकल तो वो मतलब पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने जांच बैठाई, जिसने फाइल खुलवाई और उसी को जेल भेज दिया गया। जिसके दौर में ये घोटाला चल रहा था, वो व्यक्ति बाजप्ता बरी होता है और सम्मानित। तो इसमें तो कास्ट प्ले करता है। आज लालू यादव के बारे में कहा जाता है वो एक राजनीतिक बंदी हैं, और मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने उन पर तंज कसा, जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए थे। लालू यादव एक खेत में, मतलब गरीब घर में पैदा हुए हैं, गरीबी में पले बढ़े, पटना तक का सफर तय किया, पटना यूनिवर्सिटी से, और वहां से रायसीना का सफर तय किया। आप यकीन मानिए, मान्यवर कांसीराम अगर नारों के बाद साथ है, तो लालू यादव ने सत्ता के शिखर तक पहुंचने में कौन सी केमिस्ट्री काम आती है, उसको जीता था, उसको साधा था, और इसलिए उनको किंग मेकर कहा गया। और 15 साल बाद जी। तो अगर लालू यादव, अगर आप राजनीति के छात्र हैं, समाज वैज्ञानिक है, स्टूडेंट है, राजनीति को समझना चाहते हैं, तो लालू यादव के इस भाषण का जो संकलन आया है, इसको आप जरूर पढ़िए, जरूर समझिए, ताकि मैं एक सवाल का जवाब दे दूं कि युवाओं को क्या मिलेगा इसमें। एक तो संभव कि ये 30 साल जिस 30 साल पर लोग हमलावर हैं, 15 साल पर आजकल वहां बिहार में राजनीति चल रही है, ये पूरा का पूरा 30 साल लालू प्रसाद काल के नाम से जाना चाहिए। लालू प्रसाद का काम है जिसके एक्सटेंडेड फॉर्म में नीतीश कुमार आते हैं। बीजेपी माइनस कर दीजिए नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार के द्वारा आप देखेंगे कि कुछ काम हुए हैं ईवीसी वगैरह में, लेकिन वो लालू प्रसाद की रखी हुई नींव थी। किताब से जो राजनेताओं को लेकर, मैं फिर उसी बात को दोहरा दूं, राजनेताओं को लेकर जो एक छवि है लालू प्रसाद की, तो छवि इससे जो सामने आती है, पर जो युवाओं के सामने वो तो आएगी। युवाओं में जो राजनेताओं के प्रति, राजनीति के प्रति जो नफरत है, वो बदलेगा, उन्हें दिखेगा, वो समझेंगे कि अन्ना का जो आंदोलन था 2010-12 का, लालू जी का बहुत सुंदर भाषण है उस पर, वो किस तरह से भारतीय लोकतंत्र पर हमला करता है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली पर हमला करता है, भारतीय संसदीय प्रणाली पर हमला करता है। 2 महत्वपूर्ण भाषण उस समय संसद में, इसमें एक लालू प्रसाद और शरद यादव के भाषण हैं, जिन्हें देखे जाने चाहिए। महिला आरक्षण सबसे ज्यादा आलोचना हुई, सबसे ज्यादा आलोचना हुई। और उस आंदोलन को चलाने वाले प्रशांत भूषण कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि अंधा आंदोलन का ये इम्पैक्ट होगा और इसके पीछे ये फासिज्म कॉन्स्पिरेसी है, तो मैं कभी न करता। जो लालू यादव रहे थे,
इन लोगों को क्यों पता नहीं होता जो ये एक एलीट क्लास है। एग्जैक्टली इनको सब, हाँ, ये जब सब लोगों की आंख खुल जाती है और सब जब एवरेज इंसान को पता चल जाता है तब इनको पता चल जाता है, तो तब पहले क्यों नहीं पता चलता? खैर आप बोलिए। तो वही मैम, चूंकि डेटा बहुत महंगा होता जा रहा है और सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया है, लोग, मैं चाहता हूँ कि ये मैक्सिमम लोगों तक जाए। इस पर हम और भी प्रोग्राम रखेंगे, तमाम लोग जो बस एक लाइन मैं संशय मुझे इसको जिस तरह से संजीव चंदन जी ने, अरुण कुमार जी और सुरेश यादव जी ने बताया कि ये किताब का पर्पस क्या सर्व करेगी, तो सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ, खासकर एक्टिविस्ट लोगों के लिए, खासकर जो राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, जाना चाहते हैं या उससे सीखना चाहते हैं। लालू जी का जीवन और लालू जी का समक्ष जीवन सिर्फ संसद के भाषण ही नहीं, संसद के भाषण तो उनकी विचारधारा, उनकी कार्यबद्धता, उनकी इंटेग्रिटी सारों को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन यह पूरा उनका जीवन जो है, जो 30 साल का संजीव जी कह रहे हैं, ये वह एक ईरा डॉक्यूमेंटेशन है उस चीज का, एक रियलिटी का, कि जिसमें अगर आप पिछड़े वर्ग के नेता है, पिछड़े वर्ग के, सवर्ण उच्च वर्ण के नहीं है, तो आपका अंकन कैसा होगा। उसके बावजूद आपका आप जब परफॉर्म करते हैं, तब जैसे कि हार्वर्ड से उनको बुलाया गया, यहाँ पर IIM में उनके भाषण, उनको पूछा गया कि आपने ये कैसे किया है, जो अंकन किया गया और एक्चुअली में जो लालू थे उनमें जमीन आसमान का फर्क अस्तित्व में दिखता है। ये जो साजिशें हैं, ये हमारे एक्टिविस्ट को पता रहना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि किस तरह, ताकि हमारे लोगों के, हमारे राजनेता और राजनीतिक नेताओं की जो इमेज गाड़ी जाती है, ये किस तरह से गाड़ी जाती है और इसके ऊपर कितना विश्वास करना चाहिए, बल्कि बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, यह इसमें से सीख होती है। तीसरी यह कि यहाँ पर वो जब लालू प्रसाद यादव जी ने सिर्फ अपने चीफ मिनिस्टर का ही रोल नहीं अदा किया था, मतलब RSS, BJP और ब्राह्मणी व्यवस्था को मूल से धक्का दिया था, और जो भी नेता ऐसा करता है, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उसका हश्र क्या होता है वो आज हमको दिख रहे हैं। और ये चुनौती है, ये संपूर्ण बहुजन समाज के लिए, नेताओं के लिए, एकेडमिक और बुद्धिजीवियों के लिए, कि इसमें से राह निकालनी चाहिए। तब तो ये किताब का, और तब जो हम लोग बोल रहे हैं, इसका जो पर्पस है वो सर्व होता है। मैं एक मंत्र देता हूं आपको, जो मेरा अनुभव है। मैं लालू यादव फॉर्चुनेट हूं कि मैंने उनके भाषण सुने हैं सड़कों पर, मैदानों में। मैं उनसे एक पत्रकार के तौर पे मिला हूं, मैंने इंटरव्यू भी किया है। एक बात जो मुझे समझ में आती है, जिसका इस देश की जो मीडिया है, अखबार और टेलीविजन, जिसकी आलोचना करे, और वो आदमी अगर बहुजन समाज से है, SC ST OBC माइनॉरिटी से है, तो आप यकीन मानिए वो इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस संविधान के लिए फायदेमंद है। ये चीज तो हम लोग बामसिफ में, ये तो हमारा पहले से ही है कि अगर यहाँ का मीडिया के कुछ कहता है तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट समझो और एग्जैक्टली अपोजिट करो, और एग्जैक्टली अपोजिट करेंगे तो ही उसमें बहुजन समाज का भला है। शंभू, मैं आपको एड ऑन कर रहा हूँ। महेंद्र सुमन का एक उनके ऊपर जो उन्होंने एक बात कही कि लालू यादव को सवर्ण जातियां अगले 100 साल तक माफ नहीं करेंगी, जबकि बहुजन जातियां उनकी 100 गलतियों को बार बार माफ करती रहेंगी। तो ये फर्क है। लालू यादव की गलती थी, लालू यादव ने जातीय वर्चस्व को तोड़ा, लालू यादव ने हर उस आवाज को अपनी आवाज दी, अपनी ताकत दी जिसको बोलने नहीं दिया गया था। लालू यादव की एक और गलती थी कि वो उस घर से राजनीति के शिखर तक पहुंचे जहां लोग अपने नौकरों को चुनाव जितवाते थे। लालू यादव की एक और गलती थी। मनीषा जी, महिला आरक्षण का विलेन लालू प्रसाद को बनाया, बिल्कुल। जबकि वो लालू जी का भाषण है कि मैं तो चाहता हूं कि सदन में महिलाएं आए, लेकिन कलावती आए। कलावती जो महाराष्ट्र की जो कलावती आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात की थी, आरक्षण के अंदर बातचीत को सुनिए। इस बातचीत को मैं तमाम लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, इस बातचीत को सुनिए और उस किताब को पढ़िए। उस किताब को आपको खरीदना पड़ेगा, उस किताब को आपको लेना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि लालू प्रसाद यादव का रहना, ये हमारे पूरे देश की राजनीति तमाम 1950 से लेके आज तक के लिए एक बहुत ही जो कहते हैं फॉर्चुनेट और बहुत ही ज्यादा उज्जवल और शाइनिंग देने वाला जो बात होती है, वो एक ईरा
एपॉक मेकिंग इवेंट उनका यहाँ पर हमारे बीच में रहना ये है। और हमको बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट मानना चाहिए कि हम इस ईरा में रह रहे हैं। वरना अगर लालू को राजनीति से हटा दे तो इस देश की राजनीति बहुत ही ज्यादा मतलब तुच्छ से लिटिल बेटर होगी, मैं मानती हूँ। बस और कुछ लीडर जो 30 साल से सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ा है, लगातार छाती तान के खड़ा है, सब तरह के मजे की बात है कि इस मीडिया को सांप्रदायिक के खिलाफ खड़ने के लिए या फैसिज्म के खिलाफ खड़ने के लिए लालू जी नहीं दिखते, कोई और ही दिखता है। आप कंक्लूड करें। बड़ी मजाक में कहा जाता था कि जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। मैं प्रोग्राम के समापन में सिर्फ बिहार में नहीं, भारत में रहेगा लालू। चलिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर लालू यादव को आप समझना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर लीजिए, पढ़िए। आप राजनीति के छात्र हो, समाज वैज्ञानिक हो, www.themarginalizedpublication.com पर जाकर के किताब को बुक किया जा सकता है। तो मैं बता दूं, लालू यादव बहुत पढ़ते लिखते थे और शानदार विद्यार्थी थे, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र थे, बहुत पढ़ते लिखते थे और बहुत बड़ा विजन था उनका, विजनरी आदमी थे, नेता थे। बस दिक्कत उनसे ये हो गई कि उन्होंने उन लोगों को अपने साथ जोड़ा जिनको आज भी इस देश में न साथ बैठने लायक, न साथ खाना देने लायक, लॉकडाउन में जो सड़कों पर पैदल चल रहे थे, जो मीलों नाप रहे थे, 1000 किलोमीटर चल रहे थे, लालू यादव ने गलती की, हिमाकत की, हिम्मत दिखाया और उन्होंने उसकी आवाज उठाई जिससे हम और आप जाति की वजह से, धर्म की वजह से और लिंग की वजह से नफरत करते हैं। और इसलिए लालू यादव उन लोगों की आंखों में कांटा की तरह चुभते हैं जो इस देश को एक समतावादी देश नहीं बना देना चाहते। तो अगर आप अम्बेडकरवादी हैं या सोशलिस्ट हैं या कम्युनिस्ट हैं, आप किसी भी विचारधारा के हैं, आपको लालू यादव को एक बार पढ़ना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि इस देश में मजदूर के घर पैदा होकर सत्ता के शिखर पर कैसे पहुंचा जाता है। और आप इस किताब को पढ़ेंगे, इसके भाषणों को पढ़ेंगे, तो उम्मीद है कि आप भविष्य में सत्ता के शिखर तक भी पहुंच सकते हैं और एक मजबूत नेता भी बन सकते हैं जो कभी लड़ाई नहीं छोड़ता है। लोग जेल जाते हैं सत्ता के लिए, लालू यादव ने समाज के लिए जेल जाना तय किया। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या इंतजार रहेगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप सब मेहमानों का शुक्रिया। किताब जरूर मंगाइए, जब पढ़ेगा बहुजन तभी बढ़ेगा बहुजन। शुक्रिया आप सब लोगों का। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी, बधाई इस किताब के लिए। धन्यवाद मनीषा जी, धन्यवाद सूरज, बधाई आपको भी बधाई। हाँ, सभी को बहुत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।